गर्मियों के अंदर जब हम लोग अपना पंखा यूटिलिटी से चलाते हैं, यानी कि मेन सप्लाई से चलाते हैं, तो बड़ा अच्छी मस्त सी हवा आती है, पूरे हमारे पसीना सूख जाता है, बाल वाल उड़ जाते हैं, और हम देखते हैं कि बड़ा एक नॉइसलेस ऑपरेशन हमें देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा सा फील होता है। वहीं पे मान के चलते हैं अगर लाइट चली जाए, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, अपने इन्वर्टर से आप अपना पंखा चलाओगे ना। ऐसे केस में पंखा तो वैसे ही चलेगा, लेकिन आपने देखा होगा कुछ हमिंग साउंड आने लगती है, इस तरीके की लगातार हमिंग साउंड आने लगती है चारों तरफ से ना। ये जो हमिंग साउंड है, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, और आपने ये चीज़ महसूस की होगी, खासकर जब आपने, अगर आज समय में तो बहुत अच्छे इन्वर्टर आ गए, लेकिन अगर थोड़ा सा पहले चले जाओ, 5-7 साल पहले, तो आपने देखा होगा जो इन्वर्टर होते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग साउंड, तुम्हें पता चल जाता था कि यार लाइट घर की चली गई है, ठीक है, और ये जो पंखा चल रहा है ना, ये इन्वर्टर से चल रहा है, ना कि लाइट आ रही है। तो ये चीज़ बिल्कुल ईजिली डिफरेंशिएबल थी। नाउ अगर हमने एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसकी तहकीकात करी, तो हमने पाया कि जब सप्लाई आती है हमारे पास घरों में, यानी कि जब हम यूटिलिटी से अपना पंखा चला रहे होते हैं, तो बड़ी स्मूथ साइन वेव हमें हमारी सप्लाई आ रही होती है। लेकिन जैसे ही हम इन्वर्टर को चेक करते हैं, तो इन्वर्टर से जो सप्लाई आ रही होती है, वो कुछ इस तरीके की स्टेप्ड साइन वेव आ रही होती है। समझ में आ रही बात है? तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, तो आपने देखा होगा कि यूटिलिटी से जो वेव फॉर्म आएगी वो प्योर साइन वेव होगी, वहीं पे जो इन्वर्टर से आएगी वो स्टेप्ड साइन वेव होगी। तो नाउ स्टेप्ड साइन वेव को अगर हम लोग अंदर से थोड़ा सा और एनालाइज करें, तो ये जो स्टेप्ड साइन वेव है, इसकी वजह से पिक्चर में आते हैं हार्मोनिक्स, और यही हार्मोनिक्स जो होते हैं, ये मेन वजह होती है जिसकी वजह से साउंड, हमिंग, नॉइस और बहुत कुछ क्रिएट होता है। नाउ इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अंदर मेरा नाम प्रांजल है, और आज हम लोग बात करेंगे हार्मोनिक्स के बारे में। बहुत ही डीप डिस्कशन होने वाला है। ये बेसिकली सीरीज जो है 5-6 पार्ट में मैंने इसको बनाया है, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है। और हार्मोनिक्स एक ऐसा टॉपिक है ना, जो हर कोई जानना चाहता है और हर कोई अलग तरीके से समझना चाहता है, पर जनरली जब हम बुक्स में पढ़ते हैं, काफ़ी मैथमेटिक्स होती है, काफ़ी बोरिंग होता है ना। मेरा यही काम है कि मैथ्स को आपको इस तरीके से समझाना, थ्योरी के फॉर्म में, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और एक इंटरेस्टिंग पार्ट निकल के आए। और सबसे बड़ी बात है, डीप नॉलेज मिले, यानी कि जब तुम हार्मोनिक्स के बारे में पढ़ो, तो तुम्हें सारी चीज़ें विजुलाइज हो जाएं कि हार्मोनिक्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स की, आखिर की अब डिफाइन कैसे करोगे हार्मोनिक्स को। तो जनरली जो डेफिनेशन दी जाती है, तो वो कहा जाता है कि करंट एंड वोल्टेज, ऐसे करंट एंड वोल्टेज जिनकी फ्रिक्वेंसी जो होगी इंटीग्रल मल्टीपल होगी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के, यानी कि वो वोल्टेज की वेव फॉर्म या करंट की वेव फॉर्म जो कि जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है ना। इसका क्या मतलब होगा, सबसे पहले फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी समझ लेते हैं। तो अगर मान के चलते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, भारत में अगर आप रह रहे हो, तो इंडिया में जो 50 हर्ट्स है, दिस इज व्हाट वी कॉल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। यहीं पे अगर यूएसए में रह रहे हो, तो 60 हर्ट्स हो गई, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बेसिकली वो फ्रिक्वेंसी जो कि उस पर्टिकुलर कंट्री में सब जगह अपनाई जाती है, सारे लोगों से फॉलो करते हैं, या कह सकते हो एक आइडियली डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी। तो जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, तो हमेशा सबसे पहले हार्मोनिक को समझने के लिए आपको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी समझनी पड़ेगी। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ अब यहाँ पे इंटीग्रल मल्टी की बात कर लेते हैं। तो इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे यहाँ मैंने 3-4 वेव फॉर्म बनाई है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली जो पिंक कलर की लाइन है, इसको देखोगे तो ये 3 गुनी है, यानी कि अगर इसकी फ्रिक्वेंसी 150 हर्ट्स है, तो हम कहेंगे ये हार्मोनिक है। इसी तरीके से नीचे वाली जो 2 वेव है, अगर इस सेकंड वेव की फ्रिक्वेंसी 5 टाइम्स है 50 हर्ट्स की, यानी कि 250 हर्ट्स है, तो हम कहेंगे ये भी हार्मोनिक है। वहीं पे अगर मान लेके चलते हैं कोई ऐसी साइन वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी 350 हर्ट्स है, यानी कि 7 गुना है, तो हम कहेंगे ये भी हमारी हार्मोनिक्स है। तो हार्मोनिक्स का मतलब क्या हुआ, वो सारी सिग्नल्स, वो सारी वेव फॉर्म्स जिनकी फ्रिक्वेंसी मल्टीपल टाइम्स होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ना। इंटीग्रल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि 3.5 गुना है, 5.5 गुना है, या 5/3/4 गुना है, ऐसा नहीं। इंटीग्रल मल्टीपल एक इंटीजर नंबर, ठीक है। तो 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो ये तो इंटीग्रल मल्टीपल जो होते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के, इनको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक। समझ में आ रही बात है? अब तक थोड़ा थोड़ा पिक्चर समझ में आ रही होगी। यानी कि हम तो जनरेट करने गए थे एक फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज की लाइन, ठीक है। इस बात को जरा समझ लो बहुत कायदे से, ठीक है। हम लोग करने क्या गए थे, हमने जब पूरा जनरेशन शुरू करा, तो हम एक बढ़िया सी स्मूथ साइन वेव बनाने गए, यानी कि 50 हर्ट्ज की साइन वेव, अगर इंडिया में रह रहे हो, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि इसके साथ साथ ये कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म्स भी आ गई, यानी कि 3 टाइम्स, या फिर कुछ ऐसी वेव फॉर्म आ गई जिनका फ्रिक्वेंसी 5 गुना थी, और कुछ ऐसी वेव फॉर्म आ गई जिनकी फ्रिक्वेंसी 7 गुना थी, ऐसी कुछ और आ जाएंगी जिनकी 11 गुना थी। तो ये जो सारी अनवांटेड फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं, अनवांटेड करंट वोल्टेज वेव फॉर्म्स हैं, जो कि अदर देन फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज हैं और इंटीग्रल मल्टीपल है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड हार्मोनिक्स। तो सबसे पहले हार्मोनिक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो वो सारी अनवांटेड वेव फॉर्म्स जो हम नहीं चाहते हैं कि पिक्चर में हो, ठीक है, अदर देन फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज नोन एज हार्मोनिक्स। समझ में आ गया? तो ये होती है हार्मोनिक्स, क्लियर हो गया। अब इसको और जरा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अब हार्मोनिक्स को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हार्मोनिक्स को अभी तक हमने डेफिनेशन से तो समझ लिया कि वो सारी वेव फॉर्म जो कि फंडामेंटल के अलावा होंगी और जिनकी फ्रिक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल होगी, ये 2 बातें हमने समझ में आ गई। लेकिन अब
वो जो मैंने अभी लिखा ना 3 गुना फ्रिक्वेंसी, 5 गुना फ्रिक्वेंसी, 7 गुना फ्रिक्वेंसी, इनकी कुछ कोडिंग कर दी गई है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो उन कोडिंग को भी जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। यानी कि कभी भी आपने सुना होगा ना 5th ऑर्डर हार्मोनिक है, 3rd ऑर्डर हार्मोनिक है, 2nd ऑर्डर हार्मोनिक है, तो जरा उसको समझते हैं। तो ऑर्डर बेसिकली क्या होता है? ऑर्डर ये सिग्निफाई करता है कि फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक वेव की कितनी है। यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 3rd हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, यानी कि 3rd ऑर्डर हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 3 और फ्रिक्वेंसी होगी 3 गुना मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, यानी 3 टाइम्स दी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले इंजीनियर्स ने क्या करा भैया, हमने कहा कि भाई फंडामेंटल के अलावा जितनी भी वेव फॉर्म आ रही हैं इन सबको हमने हार्मोनिक का नाम दे दिया। अब इन हार्मोनिक को स्टडी करना था, तो स्टडी करने के लिए हमने क्या करा, कुछ कोड्स बनाए। तो सबसे पहले उसमें ऑर्डर का नाम दिया। ठीक है, अभी तक की पिक्चर समझ में आ गई बिल्कुल। तो ऑर्डर के बारे में बताया उन्होंने, तो उन्होंने कहा ऑर्डर कैसे देंगे, तो जितने गुना फ्रिक्वेंसी वही उसका ऑर्डर हो गया। यानी कि अगर मान के चलते हैं कोई अनवांटेड सिग्नल है जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 10 गुना है फंडामेंटल से, तो उसका ऑर्डर कितना हो गया, 10 हो गया। तो ऑर्डर जस्ट सिग्निफाई द फ्रिक्वेंसी, यानी कि अगर हमें सिर्फ फ्रिक्वेंसी देखनी है और वही हमारा ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? नेक्स्ट दूसरा कोड हमने डाला मैग्नीट्यूड का। अब मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे, यानी कि हार्मोनिक जो भी हमने देखे, जो हार्मोनिक्स आ रहे थे उनका मैग्नीट्यूड जब हमने एनालाइज करा तो हमें पता चला मैग्नीट्यूड जो होगा बेसिकली वो इस फॉर्मूले से गवर्न होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फंडामेंटल डिवाइड बाई ऑर्डर। ना इसका क्या मतलब हुआ कि मान के चलते मेरे पास ये है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज की, ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 10, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, 10 करंट ले लेते हैं, 10 एम्पेयर है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि अगर हमारा जो हार्मोनिक आ रहा है, यानी कि जो हार्मोनिक होगी उसकी अगर मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल 5th हार्मोनिक है, 5th हार्मोनिक, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5th हार्मोनिक का। एक बात तो ये समझ में आ गई, 5th हार्मोनिक का मतलब कि उसकी फ्रिक्वेंसी जो कि 5 टाइम्स होगी, ऐसे करके 5f, अगर इसकी फ्रिक्वेंसी f है तो इसकी 5f होगी, ठीक है। तो 5th हार्मोनिक का मतलब 5 गुना फ्रिक्वेंसी। अब इसका मैग्नीट्यूड भी तो कुछ होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमने देखा, जब हमने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को देखा तो हमने एक इक्वेशन निकाली और ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फंडामेंटल यानी कि 10 डिवाइड बाई ऑर्डर यानी कि 5, तो 10 डिवाइड बाई 5 यानी कि 2 एम्पेयर। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं एक 10 एम्पेयर की अगर फंडामेंटल करंट की वेवफॉर्म है, तो उसका जो 5th हार्मोनिक होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 10/5 यानी कि 2 एम्पेयर। तो यानी कि ये जो तुम देख रहे हो ना छोटी सी ऐसे झिलमिल सी जो वेवफॉर्म देख रहे हो, ये 5th हार्मोनिक की वेवफॉर्म है और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1/5 होगा, 1/5 होगा फंडामेंटल। क्लियर हो गया? सिंपल सी चीज़ है। तो यहीं पर ये बात बताएगी, यानी कि फंडामेंटल का अगर मैग्नीट्यूड ए है और हार्मोनिक का ऑर्डर जो है सर्टेन ऑर्डर है, nth ऑर्डर है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा उस हार्मोनिक वेव का, उस हार्मोनिक का वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फंडामेंटल डिवाइड बाई ऑर्डर, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे 5th हार्मोनिक देख लेते हैं। 5th हार्मोनिक का मतलब ऑर्डर 5 हो गया, फ्रिक्वेंसी 5 गुना हो गई और जो मैग्नीट्यूड होगा a/5 होगा। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया यहाँ पे ना। ए कुछ भी हो सकता है, मान के चलते हैं फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल जो हमारा जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी थी उसका जो मैग्नीट्यूड था मान के चलते हैं 100 था, तो जो 5th हार्मोनिक होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 100 डिवाइड बाई 5, 1/5। समझ में आ रही बात? ये a/5, तो इसको हम कर लेंगे तो यानी कि 20 का हमारा मैग्नीट्यूड होगा 5th हार्मोनिक का। क्लियर हो गया? तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिली, ऑर्डर के बारे में समझ में आ गया। ऑर्डर क्या है, यानी कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तुम हार्मोनिक की, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रिक्वेंसी बढ़ाते चले जाओगे, यानी कि 3, 5, 7, 11, वैसे वैसे ऑर्डर तो बढ़ता जाएगा, ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन देखा जाए जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता चला जाए, क्योंकि ऑर्डर क्या है, डाउन में है। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया? एकदम एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि जैसे जैसे जितनी ज़्यादा बड़ी तुम दूर की हार्मोनिक पे जाओगे उतना छोटा उसका मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आ रही बात है? तो अगर 3rd हार्मोनिक को कंपेयर करोगे तो 3rd हार्मोनिक का मान लेते हैं ये है, तो अगर 7th को कंपेयर करोगे तो 7th का कुछ ऐसा रह जाएगा, 11th को करोगे तो कुछ ऐसा रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो भैया अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली चीज़ है मैग्नीट्यूड जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कोडिंग जब हमने हार्मोनिक की करी तो हमने देखा ऑर्डर को कोड करना बड़ा आसान था और मैग्नीट्यूड जो था वो उसी ऑर्डर के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होते चले जा रहे थे। यानी जितना बड़ा ऑर्डर जितना दूर का, यानी 11th हार्मोनिक मतलब 1/11th मैग्नीट्यूड, बहुत ही छोटा सा मैग्नीट्यूड होगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ आगे चलते हैं। अब हम हार्मोनिक्स को एनालाइज कैसे करेंगे यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुमने कोडिंग कर ली, तुमने हार्मोनिक क्या है वो भी डिफाइन कर लिया, पर एनालाइज कैसे करोगे कि कौन कौन से हार्मोनिक है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक टूटी फूटी वेव फॉर्म दे देता हूं ये, अब जरा आप बताओ इसको कैलकुलेट, इसमें कौन कौन से हार्मोनिक्स हैं।
तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोरियर एनालिसिस का। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम वही अपने जो पंखे के अंदर हमारी ये झिलमिल वाली टेढ़ी मेरी स्टेप्ड वेवफॉर्म जो जा रही थी, इसको हम अगर पास करवाएंगे तो मान के चलते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी एफ है और इसका एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है। अगर इसी वेवफॉर्म को मैं पास करवाता हूँ फोरियर एनालिसिस में से, तो हमें एक सर्टेन सेट ऑफ वेवफॉर्म्स मिलेंगी, जैसे एक ये मिलेगी, एक ये वाली मिलेगी, एक ये मिल जाएगी, समझ में आ रहा है, और एक ये भी मिलेगी। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इस तरीके की टूटी फूटी स्टेप्ड साइन वेव को अगर पास करवाएंगे फोरियर एनालिसिस से, तो हमें सर्टेन सेट ऑफ वेवफॉर्म्स मिलेंगी और इनको हम कहते हैं फोरियर सीरीज। नाउ यहाँ पे देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बता दूं, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा फोरियर एनालिसिस, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, ये सब मैथ में पढ़ते होगे। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं ना कि यार पूछते हैं कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, इनका क्या काम है। सारी चीजें कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जहां पे जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, तुम्हें नहीं पता आगे चल के कहाँ पे कौन सी चीज कनेक्ट होगी। तो फोरियर एनालिसिस, यानी कि देखो फोरियर एनालिसिस की जो शुरुआत हुई थी, एक्चुअली क्या हुआ, फोरियर ने जो फोरियर थे, उन्होंने जो फोरियर एनालिसिस बनाई गई उसके पीछे लॉजिक ये था, उन्होंने कहा, जो इंजीनियर्स थे, जिन्होंने, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप करा, उन्होंने कहा यार देखो सीधी सी बात है, दुनिया का कोई भी सिग्नल जो कि पीरियोडिक हो, ठीक है, यानी कि रिपीटेड हो अपने आप में, उसको हम लोग साइन वेव के टर्म्स में तोड़ के बना सकते हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ साइन वेव में तोड़ के बना सकते हैं। तो ये सिंपल सा लॉजिक का इस्तेमाल करा गया था। तो ये सेम लॉजिक हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हार्मोनिक एनालिसिस में, यानी कि कैसे भी वेव फॉर्म ले आओ तुम, अगर वो पीरियोडिक है, तो जब हम उसे की फोरियर एनालिसिस करते हैं तो ये पता चलता है कि जो भी वेव फॉर्म तुम लेके आए हो वो सर्टेन सेट ऑफ साइन वेव से मिलके बनी है, साइन कोसाइन मतलब, ठीक है। तो साइन कोसाइन के सर्टेन सेट से मिलके बनी है। तो जो साइन कोसाइन का सेट होता है, इसको हम लोग कहते थे फोरियर सीरीज, इसको कहते हैं फोरियर सीरीज। तो जैसे आपको कभी मैथ्स में, आपने मैथ्स 2 में आई थिंक या मैथ्स 1 में आपने इसको देखा होगा, तो आपने देखा होगा मैथ्स 1 हो गया या सिग्नल एंड सिस्टम में देखा होगा, फोरियर सीरीज की जब एनालिसिस करते हैं तो वहां पे क्या होता है, खूब सारी लंबी सीरीज आती है निकल के, याद है, 3 टाइम्स साइन ओमेगा 3 ओमेगा नॉट टी, और ये फलाना फलाना, ऐसे लंबी चौड़ी सीरीज आती निकल के। तो वो बेसिकली ये जो तुम देखते हो ना, ये होती है साइन, ये वेवफॉर्म्स होती हैं। यानी ये बताता है कि जो तुम टूटा फूटा सिग्नल लेके आए हो वो इतने सारे अलग अलग टाइप के साइन कोसाइन की वेवफॉर्म से मिलके बना हुआ है। यानी कि अगर मैं इन सारी साइन कोसाइन वेव को एक साथ एडअप कर दूं, इन सबको एडअप कर दूं, तो मुझे ये सिग्नल मिल जाएगा। समझ में आ रही बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये सिग्नल मैं ट्रेस कर सकता हूं अगर मैं इन सबको एडअप कर दूं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ फोरियर एनालिसिस, यहाँ पे यही इसकी खूबसूरती है, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो हम यानी कि हार्मोनिक्स का एनालाइज करने के लिए, हार्मोनिक्स को चेक करने के लिए, समझने के लिए, स्टडी करने के लिए फोरियर एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके से फोरियर सीरीज हमें मिल जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो फोरियर सीरीज में सेट निकल गया है, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड हार्मोनिक्स। नाउ अब यानी कि अगर मान ले निकल के आ गया, हमने देखो कोडिंग सीख ली, अभी मैंने आपको कोडिंग सिखा दी, पीछे हमने कोडिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया, कोडिंग ऑफ हार्मोनिक्स, देन हमने देख लिया फोरियर एनालिसिस के बाद हमने ये वेवफॉर्म्स देख ली। नाउ अब जरा इन वेवफॉर्म को अगर हम मार्कअप करना शुरू करें, जो हमने कोडिंग सीखी थी, तो पहली वाली जो है इसकी फ्रिक्वेंसी अगर एफ मान लेते हैं फंडामेंटल, तो इसको हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, या फिर इसे कभी कभी लोग प्रिंसिपल वेव भी कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल वेव फॉर्म भी कह सकते हो, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हो। ये बेसिकली वो होती है जिसे कह सकते हैं डिजायर्ड, ये हमारी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, यानी कि जो हम चाहते हैं, जो सिग्नल हम, जैसे हमने वोल्टेज दिया था तो 50 हर्ट्ज का दिया था, तो दिस इज व्हाट वी कॉल फंडामेंटल और प्रिंसिपल वेव फॉर्म। समझ में आ रही है बात है, क्लियर हो गया। तो ये होगी हमारी डिजायर्ड, ओके, तो ये होगी फंडामेंटल। नाउ अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसको हमने फंडामेंटल नाम दे दिया। नाउ अब सेकंड वेव फॉर्म की बात कर लेते हैं, इसको हमने चेक करा तो इसकी फ्रिक्वेंसी 3 गुना निकल के आई, यानी कि 3 टाइम्स एफ। तो भाई सीधी सी बात है, ये कौन सा, इसका ऑर्डर कौन सा हुआ, थर्ड हार्मोनिक हो गया, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, a/3 होगा। तो ऑर्डर थर्ड हार्मोनिक, और इसका जो वो होगा मैग्नीट्यूड, वो कितना होगा, a/3 होगा। नाउ इसके नीचे वाली वेव फॉर्म ऑरेंज कलर से जो झिलमिला रही है, इसको हमने देखा तो इसका पता चला इसकी फ्रिक्वेंसी है 5 गुना 5f, ठीक है। अब 5f है तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, a/5 होगा, और ऑर्डर कौन सा निकल के आ गया, फिफ्थ ऑर्डर। समझ में आ रही बात है। ऐसे ये 7th हो गया, 7f है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, a/7 होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। जैसे इसका a/5 है, इसका a/7 होगा, और क्योंकि a/5 है और 5 टाइम्स फ्रिक्वेंसी है तो ऑर्डर हो गया फिफ्थ हार्मोनिक। ना इसकी फ्रिक्वेंसी 7f है तो इसका ऑर्डर हो गया 7th हार्मोनिक। समझ में आ रहा है, तो ऑर्डर हो गया 7th टाइम, यानी कि 7th ऑर्डर। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो जो हमने कोडिंग सीखी थी अभी पीछे, कोडिंग के हमने ऊपर बात करी थी, कोडिंग ऑफ हार्मोनिक्स, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो कभी भी अगर आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, अब यहाँ पे अगर आपको अपने कह सकते हो डीप में इसको पढ़ना है, तो आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, आपको कोडिंग की अच्छे से जानकारी याद रखनी है। यानी कि अगर कहीं भी तुम्हें लिखा दिख रहा है फिफ्थ हार्मोनिक, तो इससे तुम्हें क्या क्या चीज़ें पता चल जानी चाहिए, तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा। यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर साइन वेव होगी या साइनसोइडल जो वेव फॉर्म होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 5 गुना होगी फंडामेंटल के। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1/5 होगा फंडामेंटल के, ठीक है। ये दो चीज़ें जानकारी तुम्हें एकदम से पता चल जानी चाहिए। तो ये अगर जब जैसा हमने अभी पीछे सीखा, उससे हमने इस वेव फॉर्म को एनालाइज करके यहाँ पे हमने इनके बारे में सारी
जानकारी हासिल कर ली। नाउ आगे चलते हैं। तो नाउ दीज आर व्हाट वी कॉल्ड हार्मोनिक्स। ठीक, समझ में आ रहा है। नाउ अब बात कर लेते हैं सिविरिटी ऑफ हार्मोनिक्स की, यानी कि यार आपने सर ये बताया कि भाई थर्ड होते हैं, फिफ्थ होते हैं, सेवंथ होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल बताए, ऐसा नहीं है, सेकंड भी होता है, फोर्थ भी होता है। अब आपका सर ऑड का ही नाम क्यों ले रहे हो, इवन का नाम क्यों नहीं ले रहे हो, इन सब के बारे में चर्चा आगे वाले सीरीज में करेंगे जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हार्मोनिक्स के बारे में, तब हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। नाउ अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर सिविरिटी मतलब कौन सा हार्मोनिक ज्यादा डिस्टर्ब करता है वेव फॉर्म को, समझ में आ रही बात है। यानी कि भाई हमने देखा जो हार्मोनिक्स निकल के आए, थर्ड हार्मोनिक निकल के आया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ, एट्थ, डैश अप टू 22, 22 भी हो सकता है। इतने सारे हार्मोनिक्स हैं, यानी कि ऑर्डर इनका बढ़ता चला जा रहा है। इधर क्या है, ये हम इसकी बात करें तो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्डर, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो कौन सा हार्मोनिक, ये वाला हार्मोनिक ज्यादा सीवियर होगा, यानी कि ये वाले हार्मोनिक ज्यादा सीवियर होंगे, या ये वाले हार्मोनिक ज्यादा सीवियर होंगे, जरा इनके ऊपर ध्यान दे देते हैं। ठीक है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर ध्यान समझना, सिविरिटी ऑफ हार्मोनिक्स। तो जनरली अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी फंडामेंटल वेव है ना, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक थर्ड हार्मोनिक को मिला देता हूँ। थर्ड हार्मोनिक क्यों कह रहा हूँ, देखो यहाँ से तुम देख सकते हो, जब भी कॉपी के अंदर ड्रॉ करना तो देखो थर्ड हार्मोनिक का मतलब एक वेव फॉर्म यहाँ पे ये कंप्लीट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, और इसमें देखो 3 वेव फॉर्म कंप्लीट हो रही होंगी, 1 2 3, समझ में आ रहा है। इसीलिए इसे हमने कहा थर्ड हार्मोनिक। यानी कि अगर मैं आपको पहचान करना बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली पिक्चर दे देता और तुमसे कहता कि ये बताओ देख के कि ये वाला जो है ये कौन सा हार्मोनिक है, कौन सा हार्मोनिक है, तो कैसे पता करोगे। तो सिंपली आपको एक चीज ध्यान रखनी है आइडेंटिफाई करने के लिए, कि आपको ये देखना है कि फंडामेंटल की एक साइकिल जो कंप्लीट हो रही है, उतने में ये जो छोटी वाली देख रहे हो ना, ये कितनी साइकिल कंप्लीट कर रही है, समझ में आ रहा है, कितनी साइकिल जो है ये कंप्लीट कर रही है। बस तुम्हें ये कैलकुलेट करना है और उससे तुम्हें पता चल जाएगा ये भाई कौन सा हार्मोनिक है। तो देखो ये हमारी फंडामेंटल, ये कर रही है एक साइकिल, और ये कितनी कर रही है, ये 1 2 3, समझ में आ रहा है। तो 1 2 3, तो 3 साइकिल कवर कर रही है, यानी कि जितनी देर में एक करी उतने में 3 करी, तो इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 3f हो गई। समझ में आ रही बात है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। तो इसीलिए जो ग्रीन कलर की जो वेवफॉर्म देख रहे हो ये थर्ड हार्मोनिक है। नाउ अब हम देखते हैं कि अगर हम इन दोनों को मिला दें, यानी कि फंडामेंटल और थर्ड हार्मोनिक, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा। तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा निकल के आएगा, समझ में आ रही, देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड रिजल्टेंट, समझ में आ रहा है, ये हो गया रिजल्टेंट। तो जब हमने देखा कि अगर हम थर्ड हार्मोनिक को मिला देते हैं तो काफी ज्यादा वेवफॉर्म डिस्टर्ब हो गई, जो साइनसोइडल होनी चाहिए थी वो क्या हो गया, कुछ हद तक फ्लैट टॉप हो गई, यानी कि ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म की तरह कुछ कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो थर्ड हार्मोनिक जो होती है ये काफी ज्यादा सीवियर असर डाल रही है वेवफॉर्म पे, ये बिल्कुल फ्लैट कर दे रही है वेवफॉर्म को, समझ में आ रहा है बात ये ना। एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक और मिलावट करके देखते हैं, यानी कि अगर हम लोग फंडामेंटल के अंदर अब की मिलाते हैं यहाँ पे 11th हार्मोनिक, ठीक है ना। 11th कैसे कह रहा हूं, तो यहाँ पे देख सकते हो, तुम्हें ये देखने की जरूरत नहीं है, ये एक साइकिल हो गई और ये इतनी देर में ये जो नंबर ऑफ साइकिल गिनोगे तो ये 11 साइकिल निकल के आएंगी, यानी कि जितनी देर में एक हुई उतनी देर में इन्हें 11 कवर कर लिया। सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। तो ये हो गई 11th हार्मोनिक, समझ में आ रहा है ना। अब अगर मैं देखता हूँ कि 11th हार्मोनिक का क्या इफेक्ट होगा, तो आप देख सकते हो 11th हार्मोनिक और फंडामेंटल को अगर मिलाओगे तो कुछ ऐसी वेवफॉर्म निकल के आएगी ना। यहाँ पे एक चीज क्लियर है, यानी कुछ खास असर देखने को नहीं मिला, ऑलमोस्ट स्मूथ है, ऑलमोस्ट साइन वेव है। तो जबकि यहाँ देखो काफी ज्यादा ये डिस्टॉर्टेड थी, जबकि ये देखो काफी हद तक स्मूथ ही है, समझ में आ रहा है, देख रहे हो स्मूथ है, हल्का सा झिलमिल सा हो रहा है, लेकिन ज्यादा कोई असर नहीं है। और इसके पीछे रीजन भी है यार, देखो थर्ड हार्मोनिक का मतलब इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो तो 3 गुना होगी, लेकिन ऑर्डर कितना होगा 1/3, यानी कि केवल 1/3 ही हुआ है मैग्नीट्यूड, तो काफी ज्यादा असर डालेगा। वहीं पे अगर 11th हार्मोनिक की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल इसका अगर मैग्नीट्यूड अगर मान के चलते हैं 11 था, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 11/3, तो यानी काफी ज्यादा सीवियर है। लेकिन इसकी अगर बात करेंगे तो 11/11 यानी कि 1/11, तो इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हो कितना छोटा सा मैग्नीट्यूड है, देखो 1/11, समझ में आ रहा है बात ये। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड और इसको कंपेयर करोगे तो कितना डिफरेंस है, 1/11 है इसका मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है। तो क्योंकि इतना छोटा मैग्नीट्यूड है 11th हार्मोनिक का, तो इसका यार कुछ खास असर इतना ज्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूँ कि जितना ज्यादा छोटा लोएस्ट ऑर्डर का हार्मोनिक होगा उतना ज्यादा वो सीवियर होगा, समझ में आ रही बात ये। तो यहां से हम देख सकते हैं जितना छोटा हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक मोर डिस्टॉर्शन और 11th हार्मोनिक लेस डिस्टॉर्शन। तो हम यहां से एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जितना छोटा ऑर्डर स्मॉल ऑर्डर जो होगा उसका इस असर जो होगा वो काफी ज्यादा सीवियर होगा। वहीं पे जो लार्ज ऑर्डर होगा, लार्ज ऑर्डर जैसे कि 11th हो गया, 12th हो गया, 13 14 22 कितना भी आगे जोड़ लो, ये क्या होगा, ये लेस सीवियर होगा, समझ में आ रही बात है। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। रीजन क्या है, रीजन है इनका एम्पलीट्यूड। देखो
कोई भी हार्मोनिक तुम्हारी वेव फॉर्म को कितना डिस्टर्ब करेगा ये डिपेंड करेगा उस हार्मोनिक की औकात क्या है। औकात मतलब फंडामेंटल के सामने, और औकात का मतलब क्या हो गया, औकात का मतलब हो गया उसके एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? तो फंडामेंटल अगर एम्पलीट्यूड ए है और इसका एम्पलीट्यूड A/3 है, तो जितना ज्यादा ऑर्डर होगा उतना ज्यादा डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतना छोटा उसका एम्पलीट्यूड होता चला जाएगा। अब यार कोई इतना छोटा है, अब चींटी हाथी पे क्या असर डालेगी? हाँ जानता हूँ तुमने कहानियां सुनी होंगी, पर वो सब अगर रियलिटी में बात करो तो चींटी कोई असर नहीं डाल पाई। समझ में आ रहा है? वहीं पे चींटी से चीटा ले आओगे थोड़ा सा असर डालेगा, वहीं चींटी का शेर बना दोगे तो बहुत बड़ा असर डालता है। तो बिल्कुल वैसे ही है। तो जितना बड़ा ऑर्डर तुम, जितना छोटा ऑर्डर होगा उतना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा हार्मोनिक का। सिंपल सी चीज़ है, देखो इतना सिंपल सा याद रखना है कि भाई जितना छोटा ऑर्डर होगा, यानी कि ऑर्डर तुम्हारा जितना स्मॉल होगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन दे रहा हूँ तुम्हें, उतना बड़ा उसका एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड जो होगा उतना, एम्पलीट्यूड जो होगा उतना लार्ज होगा, ठीक है, और उतना ही ज्यादा सीवियर उसका इफेक्ट होगा। भाई सीधी सी बात है यार, बड़े एम्पलीट्यूड को दो बड़े एम्पलीट्यूड की वेवफॉर्म मिलाओगे तो काफी ज्यादा असर तुम्हें देखने को मिलेगा फंडामेंटल पे। सो दैट इज द सीवियरिटी ऑफ द हार्मोनिक। समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं कि कॉज क्या है यार, ये सारी चीजें सर आपने बता दी, पर कॉज क्या है हार्मोनिक्स के, आखिर कहाँ से आता है ये हार्मोनिक्स? तो हार्मोनिक्स के कॉज जो है वो दोनों तरफ एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लोड की वजह से आता है, सोर्स लोड दोनों है, मेजोरिटी जो है वो लोड है, लेकिन सोर्स भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं हार्मोनिक्स के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर सोर्स साइड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हमारे आते हैं जनरेटर्स, जो कि मतलब जो एक वजह है हार्मोनिक जनरेट करने के। ट्रांसफॉर्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी वजह से भी हार्मोनिक जनरेट होते हैं। वहीं पे अगर हम लोग लोड साइड की बात करें तो वहां पे आ जाते हैं रेक्टिफायर्स, वहां पे आ जाते हैं बैटरी चार्जर्स, जो आजकल देख रहे हो ना ईवी चार्जिंग हो रही है, देख रहे हो ना घरों में अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो ईवी चार्जर्स भी हार्मोनिक जिम्मेदार हैं हार्मोनिक को बनाने के लिए। एलईडीज, एलईडी लाइटनिंग, तो तुम्हारे घरों में एलईडी लाइटनिंग पॉसिबल ही नहीं है, एलईडी लाइटनिंग ना हो तो एलईडीज जो है ये भी जिम्मेदार हैं काफी हद तक डिस्टॉर्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ईवी चार्जर की, तो ऊपर मैंने बैटरी चार्जर दे दिया था जो पहले इन्वर्टर में यूज होता है। बैटरी चार्जर एंड ईवी चार्जर, ये यानी कि जब भी हम किसी डीसी सोर्स को चार्ज करेंगे ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देन वापस से उसे इन्वर्टर से कन्वर्ट करेंगे, तो समझ लो वहां पे हार्मोनिक्स का काम हो गया है। तो आई होप समझ में आ गया। सो दीज आर व्हाट वी कॉल द कॉज ऑफ हार्मोनिक्स, यानी कि ये जो है ये मेजर सोर्स हैं लोड साइड के, सोर्स साइड के। अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर ना, अभी यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए, यहाँ हमने बेसिकली एक तरीके से मैंने एक इंट्रो सेट करा है हार्मोनिक्स का। अब इसके आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग डीप में जाएंगे और कितने तरीके के हार्मोनिक्स होते हैं, साथ ही साथ जो तुम्हारे सोर्स साइड है, जनरेटर कैसे जिम्मेदार है, ट्रांसफार्मर कैसे जिम्मेदार है, इन सब के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ना अगर यहाँ तक आपको लेक्चर पसंद आए, दो लेक्चर मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप इससे रिलेटेड देख सकते हो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगर आप ये जानना चाहते हो कि इन्वर्टर कैसे आखिर बैटरी से, बैटरी का इस्तेमाल करके एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर सप्लाई कर सकता है लोड को, तो इसके लिए आप लेफ्ट वाला लेक्चर देख सकते हो। और वहीं पर अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि इनरश करंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में इनरश करंट कहाँ से आते हैं और क्यों, कितना डैमेज करते हैं और क्यों आते हैं, इनके लिए आप मेरा राइट साइड में जो मैंने लेक्चर दिया इसको देख सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन बताएं। ये सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही डिटेल में हम लोग जाएंगे, सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।